नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। खास मुलाकात में आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जिन शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति की चलती फिरती पाठशाला हैं। LIC एजेंट से लेकर विधायक तक का सफर, सरगुजा में अपनी तरह की अलग पहचान बनाने वाले उस कद्दावर मंत्री अमरजीत भगत के बारे में हम बातचीत करेंगे, जिनके पास अभी खाद्य नागरिक आपूर्ति योजना, सांख्यिकी और संस्कृति विभाग है। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अमरजीत भगत साहब का। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। शहर है सीतापुर, वहां से आप आते हैं। बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से ये लगा हाई स्कूल की उम्र से ही कि हाई स्कूल का पढ़ने वाला छात्र राजनीति में आज इतना सशक्त हस्ताक्षर बनेगा। देखिए, शुरू से ही बात कहूँ तो हमको दूसरों को देख करके और एक प्रेरणा मिलती थी। हम जिस समय सेंट जेवियर्स में पढ़ते थे उस समय पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे प्रजापति जी। उन्होंने भाषण जब स्टेज से दिया था और देख के मुझे लगा था कि मुझे भी यहाँ पर एक दिन पहुँचना है। तो एक मन में एक भाव बन जाता है और वो धीरे धीरे आप जैसा सोचते हैं वैसा आपका व्यवहार भी बनने लगता है। तो शुरुआती तौर पे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूलिंग हमारी गांव में ही हुई। इसके बाद हम मिडिल स्कूल जयनगर में पढ़े, फिर वहाँ से हमारी क्रीड़ा परिषद में चयन हो गया तो हम सूरजपुर गए। फिर वहाँ से हम सेंट जेवियर्स अंबिकापुर में हाई स्कूल पढ़ने आए, कॉलेज अंबिकापुर से। तो ये देख करके लोगों से मिलते गए और एक माहौल बनता गया। 22 साल की उम्र में शादी हो गई थी आपकी। उस समय राजनीति में आना ये बहुत तय नहीं था। कैसे लगा कि उसके बाद अचानक राजनीति में आप आए? पटवा जी के समय आपने आंदोलन भी चलाया। वो आंदोलन कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि राजनीति में आने की तरफ एक इशारा था। उसके बाद फिर पीछे कदम मुड़ के अमरजीत भगत ने नहीं देखा। मध्य प्रदेश में जब पटवा जी की सरकार थी उस समय हम कॉलेज पहुंच गए थे और गांव में जिस प्रकार से आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा था, किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, किसी के ऊपर केस बना देना, वो परेशानी जब हमने देखा तो हमसे रहा नहीं गया और हम लोगों से बात करके और रैली निकाले, फिर उसका विरोध किए, उसमें सफलता मिली। फिर दूसरा वहाँ पर जो कोल माइंस एरिया में जिन लोगों ने जिनका गांव में ज़मीन कॉलोनी में चला गया, उसमें लोगों को पुनर्वास का, नौकरी का जो लाभ नहीं मिल रहा था उसके लिए संघर्ष किए। फिर उसी बीच में पंचायत चुनाव आया तो उसमें सक्रिय रहे। फिर जनपद का चुनाव आया तो उसमें जनपद सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो एक अपने आप में एक माहौल बनता गया। और जब हमारी शादी हुई उस समय उम्र हमारी 22 साल की थी और हमारी श्रीमती की उम्र 20 साल। उस समय सबसे बड़ी चिंता, एक बेरोजगार व्यक्ति अगर शादी कर ले तो एक मन में भी रहता है कि मैं अपने परिवार के लिए जो है साजो सामान या उनको जो आवश्यकता की चीज़ है उसके लिए किसी से मांगना पड़े। पिताजी हालांकि कॉलोनी में नौकरी में थे, कोल माइंस में, तो मांगने में अंदर से थोड़ा सा एक लगता था कि मेरे को भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए और मेरे को भी अपना एक स्टेटस बनाना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बने। और उस समय LIC में हम अभिकर्ता बने, एजेंट बने। उसमें RCA पेमेंट मिलता था। परीक्षा हुआ तो परीक्षा दिए तो उसमें एक स्कॉलरशिप मिलता था। हम उसमें काम किए। इसके बाद उस क्षेत्र में जितना भी लोगों का सर्विस में रहते थे उन लोगों को LIC करना, तो ये सब करते करते मैं 1-1 करोड़ तक का इंश्योरेंस किया। तो करोड़पति अभिकर्ता में जब मेरा नाम आया तो थोड़ा सा लगा कि हाँ, और जितना
उसमें से कमीशन आता था, वो सब राजनीति में खर्चा हो जाता था, परिवार में खर्चा हो जाता, तो एक खर्चा चलने लगा। और कभी रैली, कभी सभा, कभी ये सब होते रहता था, इंटरेस्ट बना रहा। एलआईसी एजेंट का काम रहता है अपने ग्राहक तैयार करना, लेकिन एक राजनेता का काम रहता है अपने लोग तैयार करना। दोनों बहुत अलग अलग काम हैं। 1988 के आसपास अजीत जोगी के साथ आपने सरगुजा से लेकर बिलासपुर तक पदयात्रा की थी। वो पहला बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम था जो अमरजीत भगत ने सामने आकर किया था। क्या उसके बाद तैयार हो गई थी लाइन राजनीति में आने की? देखिए, टैलेंट की ज़रूरत, आपके योग्यता का परीक्षा आपके संघर्ष के समय होता है कि अगर दूसरों के पॉकेट से पैसा निकलवाना, वो भी एक बहुत बड़ा कला रहता है कि सबसे कठिन काम है आज के कठिन काम है कि योजना जो आप लेकर के जा रहे हैं उसके प्रति आप नया व्यक्ति हैं, आपकी पृष्ठभूमि है, आपके पीछे कुछ अगर विरासत का कुछ रहा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर नया जनरेशन आप स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो एक विश्वास अर्जित करना बहुत बड़ी बात रहती है। जो अपना जमा पूंजी में से अगर कोई जमा करता है पैसा आपके कहने से, तो ये एक क्रेडिट होता है, एक इम्प्रेशन होता है कि आप उनके विश्वास में खरा उतरे। तो वो जब लगातार किसी से भी संपर्क होता है तो समझिए कि एक इंटीमेसी बढ़ती है, विश्वसनीयता बढ़ती है, और उसमें एक फील्ड तैयार हुआ और वो काफ़ी लंबा चला। और इसी बीच में जोगी जी का जो पटवा सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। जब उन्होंने बस्तर से शुरू करके जब सरगुजा पहुँचे तो लखनपुर से हमारे उनसे मुलाकात हो गई और मैं गया था उनसे नौकरी मांगने कि हमको शिक्षक का नौकरी आप दिला दीजिए करके। तो मुझे याद है स्वर्गीय जोगी साहब के बारे में उन्होंने ये बात कही थी कि तुम जैसे युवाओं का ही तो ज़रूरत है हमको, और नौकरी करके क्या करोगे, तुम इस लायक रहोगे कि लोगों को नौकरी बांटोगे। तो वो बात जो है हमको बहुत प्रभावित किया और हम उनके साथ सरगुजा से बिलासपुर तक पैदल आए थे। तो उन्होंने राजनीति में लाने में उनका योगदान था। प्रदेश युवक कांग्रेस के आप आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री भी रहे और उसके बाद युवक कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस से सफ़र लगातार चलता रहा और 4 बार क्या सीतापुर से विधायक हैं आप। अजीत जोगी के साथ जितना आपका अपनापन रहा है उतना ही अपनापन मैंने आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ देखा है। क्या क्वालिटी है अमरजीत भगत में कि जो भी उस पद पर रहता है वो अमरजीत भगत को साथ में लेकर चलता है? देखिए, मेरे में एक प्रिंसिपल है, मैंने एक सिद्धांत बनाया है कि मैं जिसके साथ रहूँगा पूरे दिलो जान के साथ रहूँगा, पूरा विश्वसनीयता पे खरा उतरूँगा और जिसके साथ रहता हूँ उसी के साथ रहता हूँ, फिर दूसरी तरफ ताक झांक नहीं करता हूँ। जब मुझे याद है कि जोगी जी के साथ पदयात्रा की है और वो जब मुख्यमंत्री बने और उस समय भी उनके बीच और दूसरे नेताओं के बीच में जो गैप रहता था, तो मैं कभी भी उसमें पार्टी नहीं बनता था। जो आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी हैं तो हम उनके साथ हैं और वो जो भी निर्णय लेते हैं हमारे बॉस लेते हैं, हम बॉस के साथ रहते हैं, जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ रहते हैं। आपके बारे में कहा जाता है भगत जी की 23 साल की छोटी सी उम्र में ही आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मांग लिया था। वो क्या वाकया था, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? जी, उसमें जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय जोगी जी राज्यसभा के सदस्य 44 अशोका रोड में रहते थे। तो कौतूहलवशी लोगों ने एक वो किया कि कम उम्र में बनते हैं, चलो मांग के देखते हैं, मिल जाए तो क्या दिक्कत है। तो हम लोग सब दिल्ली चले गए थे और दिल्ली में पहला टिकट जो है हम लोग पार्लियामेंट के लिए मांगे थे। उस समय उन्होंने कहा था कि इतना कम उम्र है, अभी से नहीं, लेकिन आगे देखेंगे करके। तो
एक पहला टिकट वास्तव में हम उस समय हमारे दोस्तों के, हमारे साथियों के कहने से एक ओम प्रकाश जी मिश्रा हुआ करते थे हमारे जयनगर गांव में, वो जो उन्होंने हम सब लोगों को जोड़ के जोगी जी से और वहाँ तक ले गया था और उन्होंने आवेदन दिलाया था और हमने वो आवेदन दिया था। मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं। जब अजीत जोगी को पार्टी से हटाया गया था, बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए भी, क्योंकि लंबा सफर अजीत जोगी के साथ आपने तय किया है। थोड़ा और पीछे लेकर चलता हूं। जब छत्तीसगढ़ अलग होना था छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ अलग राज्य बने, इसके लिए भी आपने काफ़ी बड़ी मुहिम एक चलाई थी। उस मुहिम के बारे में बताइए। जी, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो करके आंदोलन जब चल रहा था, उस समय विद्या भैया ने एक आंदोलन जब चलाया था, तो उसमें भी हम उधर के प्रमुख उसमें एक भूमिका में थे कि उधर लोगों को टीम खड़ा करना और उसके लिए जहाँ प्रदर्शन होता तो जाते थे। एक था, इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य जब अलग होने का था और सुगबुगाहट जब शुरू हो गई थी, मध्य प्रदेश विधानसभा में जब जितने विधायक थे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के और उन लोग सब एमएलए रेस्ट हाउस में रहते थे, उस समय जोगी जी बड़ा आक्रामक और वो थे। उन्होंने कहा कि एक ज्ञापन छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कराने के लिए दस्तखत कराना है। तो उसमें भी हमने जो है कई विधायकों से, भाई नोबेल वर्मा जी से, अरुण बोरा जी से और सरगुजा के विधायकों से, जितने इधर छत्तीसगढ़ के थे लगभग सब लोगों से दस्तखत कराने में प्रमुख भूमिका हमने निभाया था। और वो ज्ञापन जो है देवगौड़ा साहब को जब भिलाई आए थे उस समय उनको दिया गया था। अजीत जोगी के बेहद खास आप माने जाते थे। एक समय ऐसा था जब अजीत जोगी को पार्टी से अलग किया गया, कितना कठिन था आपके लिए उनसे अलग होकर वापस इस तरफ आना, क्योंकि कांग्रेस के सिपाही थे आप। कांग्रेस से जो अलग हो गया, आपने उनको छोड़कर फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ आप आए। कितना उस समय कठिन हो रहा था, क्योंकि राजनीतिक गुरु माने जाते रहे हैं अजीत जोगी आपके। स्वाभाविक है कि जिनके साथ आप इतना लंबा सफ़र तय करें और रास्ता अगर अलग हो तो भावनात्मक रूप से भी पीड़ा होता है और मानसिक रूप से भी आपको उस दौर से गुजरना पड़ता है। तो उसमें स्वर्गीय जोगी साहब को मैंने कहा था कि आप पार्टी में ही रहिए, अलग पार्टी मत बनाइए, और जब तक आप पार्टी में रहेंगे हमारे नेता रहेंगे, और जिस दिन अलग पार्टी बनाएंगे तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। स्पष्ट कर दिया था पहले ही, और इसलिए उनका कोई विशेष मेरे ऊपर कभी दबाव भी नहीं आया। तो जब आप अपने आप को अगर प्रिपेयर कर लेते हैं किसी चीज़ के लिए, मानसिक रूप से तैयार कर लेते हैं, तो ऐसी कोई भी निर्णय लेने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री जब बने भूपेश बघेल, तो यह साफ तौर पर यही कहा गया कि संघर्ष को स्थान दिया गया है। लंबा संघर्ष उन्होंने किया और संघर्ष का परिणाम ये रहा कि वो मुख्यमंत्री बने। आपके लिए ये कहा जाता था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरजीत भगत का नाम लगभग तय हो चुका है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर। मुझे बहुत अच्छे से याद है, रामकृष्ण अस्पताल में हम सभी बैठे थे उस समय, मुख्यमंत्री ने आपके कानों में आकर कहा था कि तुम्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। कितना उस समय ऐसा लगा था कि कहाँ प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम चल रहा था, अचानक मंत्री पद की शपथ लेनी है? क्या ये तय कर लिया था पहले से कि मंत्री बनना है, या ये तय था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना है? देखिए, मैं शुरू से ही मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का स्पष्टवादिता का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और उनको पसंद करता हूँ कि जो बोलना रहता है वो मुंह में बोल देते हैं। आप गलत करोगे तो भी आपको झिड़क देंगे, और अगर कुछ अच्छा काम करोगे तो शाबाशी देने में भी वो कभी कंजूसी नहीं करते। और वास्तव में संघर्ष का पर्याय कहूँ अगर मुख्यमंत्री जी को, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो उनमें जुझारूपन है, जो अपने संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। तमाम आप देख लीजिए कि बड़े बड़े संघर्ष जो है, सीबीआई से टकराना है और इतने बड़े बड़े जो दिक्कत है उसको दूर कर उससे निकलना, तो ये तमाम चीज़ जो घटनाक्रम हुआ है और वो और पुष्ट कर देता है और निखार आ जाता है कि ये व्यक्ति जो है ये नैया पार लगाएगा और छत्तीसगढ़ को आगे ले जाएगा। तो एक विश्वास एक आदमी का जमता है ना, व्यक्ति का, वो उनके प्रति मेरा भी जमा और लोगों का भी जमा। और जो निर्णय हुआ उससे
लोगों को लगा कि वास्तव में संघर्ष को स्थान मिला है। जो लक्ष्य उन्होंने जीवन में स्थापित किया उस लक्ष्य की तरफ बढ़े और आज भी लगातार अग्रसर हैं। खाद्य मंत्री की आपने शपथ ली, खाद्य मंत्रालय आपके पास है। बहुत बड़ा चैलेंज भी है भगत जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस बार सत्ता से गायब होना और 14 का मैंडेट आना, इसका सबसे बड़ा कारण था किसानों की नाराजगी। 82 लाख मीट्रिक टन धान की शुरुआत आपने की थी खरीदी की, और आज वो 105 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है खाद्य विभाग, क्योंकि वो भी किसान पुत्र हैं, आप भी किसान पुत्र हैं। कितना बड़ा चैलेंज लगा था जब आप ये खाद्य मंत्री की शपथ लिए कि आपको लगा था कि 82 से लेकर 105 लाख मीट्रिक टन तक का सफर आप तय कर पाएंगे? देखिए, काम करने वाले व्यक्ति को कोई भी मुश्किल नहीं रहता है किसी उसमें, और एक कहूँ कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, और सबके आशीर्वाद सबके मार्गदर्शन से ही संपन्न हुआ। और वास्तव में जहाँ सोच को हम सलाम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्हीं का ये सोच रहा कि हम अगर छत्तीसगढ़ में आज इतने जो पहले विवादित विभाग हुआ करता तो उसको अच्छे से चला पा रहे हैं, तो उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का मार्गदर्शन है। कि जब खाद्य मंत्री बना तो सबसे पहले मेरे पास चैलेंज था कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल के कार्यकाल में इतने प्रकार के कार्ड बनते थे और सत्यापन होते थे। कार्ड बनाने और बाकी सत्यापन कराने में ही लोग संघर्ष करते रहते थे। और पहला मेरा दस्तखत जो है कार्ड सत्यापन के लिए हुआ कि हम नया कार्ड बना करके देंगे, कट गए हैं, फट गए हैं, जो वो हो गए हैं, और एक कलर का कार्ड रहेगा। तो उस काम को हम सत्यापन कराए और 58 लाख कार्ड जो है हमने सत्यापन करके लोगों को देने का काम किया। दूसरा, इसमें हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हमने यहाँ यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम को लागू किया कि सार्वभौम पीडीएस सिस्टम। उसके तहत सस्ता चावल सबका अधिकार और छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा, मुख्यमंत्री जी का स्लोगन था। उसको हमने इम्प्लीमेंट करने का काम किया, लोगों ज़मीन में उतरने का काम किया। और समझिए कि आप यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम में 58 लाख तो पहले जो एनएफएसए के तहत कार्ड बना, फिर सीजीएफएसए सब मिला करके 58 लाख कार्ड बना। 58 लाख कार्ड बनने के बाद जब हमने यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू किया, उसका कार्ड बनाना शुरू किया, तो आज 65 लाख लगभग कार्ड जो है प्रचलन में है। तो ये काम हुआ। इसके बाद जो है हमने जो गुड़ योजना है, मधुर गुड़ योजना, उसका शुरुआत किया। तो इस प्रकार से कई योजनाओं का संचालन भी होता रहा। और सबसे बड़े कि मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रहा, और निर्णय में उन्हीं का मार्गदर्शन में अच्छे निर्णय हम लोग ले पाए। कोविड पीरियड आया। कोविड पीरियड में और दिक्कतें थी कि जहाँ इतने लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाना, गाड़ियां नहीं चल रही है, जहाँ पर मजदूर नहीं घर से निकल रहे हैं, ऐसे समय में टास्क मिला हमको कि सबके घर तक हमको, सबके गांव तक राशन पहुंचाना है सभी पीडीएस में, और उसको स्टॉक कराना, उसको वितरण कराना, और ख़ास करके बस्तर जैसे क्षेत्र में कराना बहुत ही ये जो है चुनौतीपूर्ण काम था। और उसको हमको कई जगह जो है फोर्स लगा करके पहुंचाना पड़ा। मैं इन सब काम में मेरे जो अधिकारी हैं, वो सेक्रेटरी से लेकर के और ग्राउंड लेवल तक के, उन सभी लोगों ने, सभी कलेक्टरों ने बहुत मदद की, और उसमें अच्छे से लोगों तक हम खाद्यान्न पहुंचाने में सफल रहे। नागरिक आपूर्ति निगम, पिछली सरकार ये नाम सुनती थी तो रात में भी कान खड़े हो जाते थे, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक घोटाला भी सामने आया था। वो विभाग भी आपके पास है। उस विभाग को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या किया आपने? क्योंकि बहुत चैलेंजिंग था। पिछली सरकार जब थी तो आप लोगों ने सबसे बड़ा आरोप उसी विभाग पर लगाया था, 35,000 करोड़ के घोटाले का। देखिए, इसको करने के लिए हमने सब में पारदर्शिता लाया, और कोई भी काम जो है बिना टेंडर का हमने नहीं किया। सभी काम को टेंडर को किया, और जिसके जितने भी कार्ड थे उसको सबके आधार को लिंक किया। और आधार से लिंक करने से क्या हुआ कि एक व्यक्ति का एक ही आधार नंबर होगा, तो वो कार्ड भी बोकस कार्ड नहीं बन पाएगा।
तो इस तरह से इसको जब करना शुरू किए तो इसमें काफ़ी पारदर्शिता आया और लोगों को विश्वास हो गया कि जैसा मुखिया रहता है वैसे नीचे के अधिकारी और कर्मचारी भी करते हैं। एक और विभाग है आपके पास, संस्कृति, उसके बारे में ज़रूर मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति अब नज़र आ रही है। आप लोग छत्तीसगढ़ के त्यौहार मनाते हैं, राजिम कुंभ जो हुआ करता था उसको भी कन्वर्ट करके आपने राजिम कुंभ को राजिम माघी पुन्नी मेला किया। कितना चैलेंज था, क्योंकि पहले कुछ और चलता था, आपके आने के बाद छत्तीसगढ़ी परंपराओं को हमने हर संस्कृति के तौर पर हर जगह देखा। क्या प्रायोरिटी अब रही है संस्कृति विभाग की? छत्तीसगढ़ की अगर आज अपने बदला हुआ स्वरूप में और उसमें नए कलेवर में दिख रहा है तो इसके पीछे मैं मानता हूँ केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का दिन है। क्योंकि आप भी देखते रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे आयोजन, बहुत सारे मौके पे छत्तीसगढ़ियों को, यहाँ के लोक कलाकारों को अवसर नहीं मिलता था। बड़े बड़े कलाकारों को हॉलीवुड से और बाहर से बुला करके उनको करोड़ों करोड़ों पेमेंट करते थे। हमारे यहाँ के जो छोटे कलाकार हैं जिनका 25-50 हज़ार का, 1 लाख का, 2 लाख का बिल बनता था, उनको लाले पड़ जाते थे। आने के बाद हम लोगों ने तय किया कि हम लोक कलाकारों को ज़्यादा महत्व देंगे। जो बस्तर का बस्तरिया नाच हो, छत्तीसगढ़ का कर्मा नाच हो, इधर का गोंडी नाच हो, बीच क्षेत्र का जो नृत्य है, विधा है, सभी लोगों को मिला करके हम उनको आगे बढ़ाएंगे और उनको अवसर देंगे और लोगों को लगेगा कि वास्तव में छत्तीसगढ़ हमारा है। सरगुजा में लेकिन कार्यक्रम होते हैं आजकल, 2 नारे लगते हैं अमरजीत भगत जी, एक तो बाबा जिंदाबाद और दूसरा अमरजीत भैया जिंदाबाद। 2 अलग अलग नारे अब बुलंद हो चुके हैं सरगुजा में। मेरा एक सवाल था, सरगुजा के इलाके ने 14 में से 14 सीटें कांग्रेस के पाले में डाली। ये कहा जाता था कि बाबा को प्रतिनिधित्व देने के लिए ये सब किया गया है वहाँ की जनता के द्वारा। अगला चुनाव कितना चैलेंज मानते हैं, क्योंकि 14 की 14 सीटें आपको मेंटेन करना है और आसपास भी जनाधार आपको बढ़ाना है? जब से सरकार आई है, मुख्यमंत्री जी ने पहला दस्तखत किसानों का कर्जा माफ़ी के लिए किया। ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल है कि किसी को लगे कि नहीं, ये जो है मेरा साथ देने वाला है। तो किसानों को लगा कि हमारा साथ देने वाला, उनका एक चिंता दूर हुआ। उनका कमिटमेंट था कि 2500 रुपये में धान खरीदेंगे, उन्होंने खरीद के दिखाया। फिर दूसरे साल खरीदने की जब तैयारी हुई तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने दिल्ली जाकर के विरोध कर दिया, 2500 रुपये में नहीं खरीद पाए। तो उस समय हम MSP में खरीदे और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेकर के आए। तो इसको बोलते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर मुझे किसानों का मदद करना है तो कौन रोक लेगा। मुख्यमंत्री जी ने ये चीज़ करके दिखाया, तो लोगों का विश्वास, किसानों का विश्वास इस प्रदेश के सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति पुष्ट हुई है। संगीत में भी काफ़ी रुचि है अमरजीत भगत जी। मैंने सुना है कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। अगर दर्शकों के लिए कुछ 2 लाइन सुना पाएँ तो? अरे अब तो गाना वाना जो है अब अवसर कहाँ मिलता है। पहले कहीं कहीं जहाँ आयोजन होता था तो थोड़ा बहुत गा लेते थे, अब वो सब समाप्त हो गया है तो अब उतना याद वाद है नहीं। फिर भी कुछ पंक्तियाँ आप बोल रहे थे, एक लाइन में जो है, एक ठो लोकल हमारा जो वहाँ तर गाना हो और एक ठो हिंदी में, एक लाइन में, खाली एक लाइन का ज़्यादा नहीं। कोनो तोरा लाने मंदोरी रे बसोरी खिला रे, कोनो तोरा लाने करमडा चलो रे खिला रे, कोनो तोरा लाने करमडा, दादा तोरा लाने मंदोरी रे बसोरी खिला रे, भौजी मोरे लाने करमडा चलो रे खिला रे, भौजी मोरा लाने करमडा। हिंदी में एक आध गाना? अब पुरानी बात हो गई सब। चलो रे डोली उठाओ कहाँ, पिया मिलन की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ कहाँ, पिया मिलन की रुत आई।
तो आपने सुना अमरजीत भगत को, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह से मेहनत लगन अगर आप कर लें और कोई चीज़ का दृढ़ निश्चय कर लें कि आपको कहाँ पहुँचना है, तो मंजिल निश्चित तौर पर आपकी होगी। तो खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी खास शख्सियत से आपकी